नमस्कार, मैं सम्राट भूमि सरोज शर्मा। देश की परिस्थितियां लगातार बदल रही है और इस बदलती हुई परिस्थिति का हवाला देते हुए कई ऐसे लोग जो कल तक सशस्त्र संघर्ष की तैयारी में लगे हुए थे, अब वो बदलती परिस्थिति का हवाला देकर शांति की बात करने लगे हैं, सरेंडर करने की बात करने लगे हैं। और सरेंडर शब्द में इनको लज्जा आने लगी। इन्होंने नया शब्द का याद करवाया, वो है पुनर्वापसी। इसी तरीके से आप जिस तरह से भारत में लगातार मध्य भारत में खास करके दमन चल रहा है और दमन में लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए हैं, माओवादी मारे गए हैं, जनता भी मारी गई है। और वहीं पर सरेंडर का भी जो बहुत बड़ा एक तांता चला है, लगभग 250 लोगों ने अधिक लोगों ने सरेंडर किया है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं और ये समर्पण, इस सशस्त्र संघर्ष की तैयारी और गद्दारी के बीच एक पतली रेखा जो चल रही है, वह भी देखने लायक चीज है। जिस दौर में बदलती परिस्थिति का हवाला दिया जा रहा है, उस बदलती परिस्थिति में कारपोरेट घराने एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा लोगों की जमीन संपदा हथियाने के लिए। और इसी कोशिश में एक नया चेहरा भी इन लोगों को हाथ लगा है, वो है वेणुगोपाल, जिसे सीपीआई माओवादी ने सीधे सीधे तौर पर गद्दार घोषित करते हुए अपनी पार्टी से निकाल दिया और ये सीधा जाकर के अमित शाह के गोद में जा गिरे। कारपोरेट घराने की बाँछें खिल गई है और वे इनको अब नए तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दुनिया भर के लोगों ने इन सवालों पर कई तरह से विचार व्यक्त किए हैं। उन सभी बात जानेंगे, आपने वीडियो में देखते रहिए। आज सीपीआई माओवादी के जो अब पूर्व ही कहा जाएगा उनको, वो पॉलिट ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल, जो कि लंबे समय से सशस्त्र संघर्ष की तैयारी में लगे हुए थे और सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने एकाएक 17 सितंबर को घोषणा करते हैं कि अब वो हथियार का परित्याग कर रहे हैं। और 17 सितंबर को बीते हुए एक महीना भी नहीं बीता, लगभग 250 से 300 अधिक लोगों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर शब्द से लज्जा लाने लगे इन लोगों को कि सरेंडर क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने सरेंडर शब्द का ही नाम बदल दिया, उसको पुनर्वापसी कर दिया गया। सरकार भी इस पर सहमत हो गई कि ये सरेंडर नहीं है, पुनर्वापसी है। हालांकि मिलोजुला वेणुगोपाल के समय में तो सरेंडर शब्द ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन रुपेश ने जब सरेंडर किया तो इनको एक नया नाम से विभूषित किया गया और वो था पुनर्वापसी, घर वापसी, जो भी कहा जाए। बदलती हुई परिस्थिति क्या है? बदलती हुई परिस्थिति है देश के संविधान में जो कुछ चल रहा था उसको इतर करके अब इस देश में मनुस्मृति को वास्तविक तौर पर धरातल पर लागू किया जा रहा है। जिस तरह से जीआई के ऊपर जो दलित पृष्ठभूमि से आते थे उन पर जूते चलाए गए, और जिसने जूते चलाए उसने बार बार अनाउंस किया, इस बात का ऐलान किया है कि हम जूते फिर मार सकते हैं, फिर मारेंगे। सवाल है, दलितों के खिलाफ जिस नफरत को अंग्रेजों ने तोड़ा था, जिस नफरत को लंबे दिनों के जो संविधान की धाराएं थी उसने रोका था, नफरत की इस दीवार को जिस तरह नक्सलवादियों ने, माओवादियों ने रोका था, तोड़ा था, उस चीज की जब पुनर्वापसी हो रही है, जब मनुस्मृति फिर से देश के अंदर में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, औरतों के खिलाफ एक से एक कुकर्म, कुकृत्य का कीर्तिमान स्थापित करता चला जा रहा है, ऐसे में यह जो बदलती हुई परिस्थिति है, जो सुनहरा अवसर है, ये किसके लिए है? ये उन तबकों के लिए है जिन तबकों को यह परिस्थिति अच्छा लगता है। अच्छा किसको लगता है? ब्राह्मणवादी तबकों को। ब्राह्मण इसमें लाभार्थी समुदाय है और दलित इसमें शोषित तबका है। लेकिन अब जो बदलती हुई परिस्थिति है, निश्चित तौर पर जो ब्राह्मणवादी तबका था उनको ये अच्छा लगने लगा है, उनके स्वर्ण युग की वापसी हो गई है। इसीलिए अब वो दलितों के सवाल को लेकर, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के सवाल को लेकर के अब वह सशस्त्र संघर्ष चलाने को अनिच्छुक है और वो शस्त्र का परित्याग कर दिए हैं। सरेंडर मध्य भारत में बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इस सरेंडर में बड़ा फर्क यह है कि तमाम सरेंडर किए गए लोग
जो बाद में डीआरजी बनाए या अन्य चीज़ बनाए, वे लोग कभी हथियार लेकर नहीं आए। और ये जो पुनर्वापसी का नाम दिया गया है, ये हथियार बाकायदा लेकर के आए और उन्होंने सरकार को अपना वो हथियार सौंपा, जिसके लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। इन तमाम परिस्थितियों के बीच ये पुनर्वापसी का जो वर्ड है, ये ऐसा ही वर्ड है जैसे किसी विकलांग को दिव्यांग शब्द से विभूषित कर दिया जाना। कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को और कि वो उसको सरेंडर बोलती है, पुनर्वापसी बोलती है, शब्द का फर्क है। लेकिन यह सरेंडर तमाम सरेंडर से तुलना में ज़्यादा घातक है, ज़्यादा विस्तृत है। इस सरेंडर की पृष्ठभूमि जो तैयार किया गया था, इस पृष्ठभूमि के पीछे बहुत सारी चीज़ें निश्चित तौर पर विद्यमान है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता और हर काम को करने के लिए एक लंबी परिस्थिति होती है। इन लंबी परिस्थिति में एक जो सोशल मीडिया पर एक लेख मुझे मिला है, वो लेख सचमुच में जानने लायक है कि आखिर इन दिनों हुआ क्या था और सरेंडर क्यों किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि आखिर एकाएक ऐसा क्या हो गया जो मध्य भारत में बड़े पैमाने पर उन नेताओं की हत्याएं हुई जो कि सशस्त्र संघर्ष चलाने के पक्षधर थे। उस लेख के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था मसला। सोशल मीडिया पर जो एक लेख दिख रहा है, वायरल हो रहा है, वो लेख है इंद्रावती के षड्यंत्रकारी कौन है। इस लेख ने जिस चीज़ को बताया है, मैं उसे सबसे सुनाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। इस लेख में दर्ज है, पिछले साल हमारे कुछ साथी माड़ डिवीज़न के क्षेत्र में एक तथाकथित मुठभेड़ देखने गए थे। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक एसपी ने हमें रात में एक गांव में आराम करते देखकर अपनी उन्नत तकनीक से एक आदिवासी युवक को फ़ोन किया। वही युवक जो हमें उस गांव में ले गया था, फ़ोन उसी का था। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन्हें तुम लाए हो वे तुरंत गांव छोड़ दे, वरना हम इसके परिणामों के जिम्मेदार नहीं होंगे। तुम्हें पता है, इसी गांव में पहले भी हवाई हमला हुआ था। उन्होंने यह धमकी दी कि युवक हमें भगा दे। आज वही युवक पुलिस हिरासत में है। जैसा कि एसपी ने चेतावनी दी थी, जिस ऑपरेशन की बात हो रही है वो चारों तरफ से सुरक्षा घेरे में है। यूँ समझिए, हैदराबाद के चारों ओर 4 रिंग रोड बना दिए गए हैं। हर 4 किलोमीटर पर एक सुरक्षा छावनी है। हर छावनी में हजारों सैनिक तैनात हैं। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी हो रही है। मुझे एहसास हुआ कि इस सुरक्षा क्षेत्र को पार करना आसान नहीं था। अगर आप आधा किलोमीटर भी जाना चाहें, 5 या 10 किलोमीटर, यहाँ तक कि अगर आप कई किलोमीटर दूर भी चले जाएं, तो भी आप सुरक्षा बलों की नज़रों से बच नहीं सकते। वहाँ यही स्थिति है। ऐसे में माओवादियों का अस्तित्व और उनकी गतिविधियाँ हमारे नियंत्रण से बाहर लगती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पिछले कुछ समय से कुछ अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं घट रही है। खबर आ गई है तक्कापल्ली वासुदेव राव उर्फ रुपेश, जो माओवादी के केंद्रीय कमेटी के नेता में उनको प्रोन्नत किया गया था हाल में ही, जो अपने अनुयायियों के साथ सार्वजनिक रूप से आत्मसमर्पण कर रहा है, ने कथित तौर पर माड़ संभाग के इंद्रावती क्षेत्र के उटला इलाके में आत्मसमर्पण किया था। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि रुपेश पिछले महीनों से उसी माड़ के इलाके में हैं। ये रुपेश वही रुपेश है जो कि आप लगभग 210 लोगों को लेकर के सरेंडर किए हैं 17 तारीख को, और पूरा उसका मीडिया में सुगान गुणगान और तमाम चरण वंदना उसकी की जा रही है। आगे यह लेख लिखता है, बस्तर के उसी इलाके के निवासी होने के नाते उन्होंने बस्तर टॉकीज नामक एक यूट्यूब चैनल को साक्षात्कार दिया, जहां से उन्होंने यह बयान जारी किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रेणुका उर्फ मिडको, जो कुछ ही दूरी पर निहत्थे शरण ले रही थी, को उटला के पास सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया और गोली मार दी। रेणुका दंडकारण्य स्पेशल जनरल कमेटी की सदस्य थी और वह अस्वस्थ होने के कारण एक गांव में ठहरी हुई थी। उनको पुलिस ने उठाया और गोली मार दिया। उसी इलाके में रहने वाले सुधीर उर्फ मुरली को भी
गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पार्टी की केंद्रीय समिति के सचिव बासवराज उर्फ लंबाला केशवराव और 27 अन्य लोग जो उसी मार्ग क्षेत्र में तैनात थे की भी नृशंस हत्या कर दी गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रुपेश और उनके साथियों जो उसी क्षेत्र में सुरक्षा बलों की निगरानी में थे को पुलिस द्वारा घेरने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहीं पर कई संदेह उत्पन्न होते हैं। मल्लोजुला वेणुगोपाल और ठक्केपल्ली वासुदेव राव को छोड़कर जिन लोगों ने उनके मार्ग का विरोध किया वे या तो मारे गए या अथक प्रयासों के बाद बच निकले। एक तरह से उत्तरी बस्तर का संपूर्ण नेतृत्व नष्ट हो गया। उस समूह को छोड़कर जो शांति की बात या फिर शस्त्र त्यागने की बात कर रहे थे उन्हें कुछ नहीं हुआ। क्यों? तो सवाल यह है, इंद्रावती का षड्यंत्रकारी कौन है? इस सामूहिक हमले या नृशंस हत्या के पीछे कौन षड्यंत्र कर रहा है? यह लेख जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कई सारे सवाल उठा करके लोगों के सामने रखते हैं। ये सवाल करते हैं कि आखिर एकाएक इन साल भर के अंदर क्या घटनाएं घट गई जो पूरी पार्टी समाप्त हो गई, पूरे 500 से अधिक कार्यकर्ताओं नेताओं की, यहाँ तक कि महासचिव तक की हत्या कर दी गई। इनका संदेह सीधा रुपेश उर्फ ठक्केपल्ली जो हैं वासुदेव और वह जो वेणुगोपाल जो सरेंडर किए थे उनके ऊपर जाता है। इन लोगों ने ही इस पार्टी को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जो कोई इस सशस्त्र संघर्ष के समर्थन में थे उनकी नृशंसता से हत्या करवाई। यानी इन्होंने पार्टी में रहते हुए पार्टी की मुखबिरी की और उन नेताओं की हत्या करवाई जो सशस्त्र संघर्ष चलाने के लिए कृत संकल्पित थे। यहाँ तक कि राजू और कोसा जैसे लोग जिन्होंने इन सवालों को रेज किया और उठाया उनकी भी हत्या अगले ही दिन कर दी गई। इतना त्वरित एक्शन कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता अगर गद्दार अंदर ना हो। इसके साथ ही एक सवाल और खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी कवायद क्यों की गई? जवाब भी जल्दी ही मिल गया। मल्लोजुला वेणुगोपाल और रुपेश जो बड़े क्रांतिकारी भाषण दे रहे थे, बड़ी बातें कह रहे हैं आत्मसमर्पण के पहले भी और उसके बाद भी, कि वे एक संगठन जो कि आदिवासी का संगठन है उस पर प्रतिबंध हटाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम जो है DRG में शामिल नहीं होंगे। ये कह रहे हैं कि जेल में जो लोग बंद हैं, जो हमारे समर्थक हैं, हथियार तोड़ छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको जेल से निकालने की कोशिश की जाए। इन तमाम मांगों को सरकार ने मान लिया है और इन सवालों के साथ जिन सवालों को जोड़ा है वो सवाल अनुत्तरित है। वो सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर यह लोग किसके लिए पार्टी को खत्म करने का कोशिश किए, प्रयास किए। आइए उस पर एक खबर हम देखते हैं। गढ़चिरौली में खनन परियोजनाएं जिसका कि आदिवासी लगातार विरोध करते रहे हैं और इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण को लेकर के, पर्यावरण के सवाल को लेकर के आपको न केवल आदिवासी बल्कि लद्दाख में सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिकों ने भी इस तरह की परियोजनाओं का विरोध किया था और बताया था कि यह पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है। लेकिन अब इस सवाल को लेकर के हम यहाँ आते हैं कि मल्लोजुला वेणुगोपाल जिस मुस्कुराहट, जिस क्रूर मुस्कान के साथ फडणवीस के साथ हाथ मिला रहे थे और आत्मिक खुशी उनके चेहरे से छलक रही थी, वह आखिर क्या था? वो उनके सरेंडर किए हुए 16 घंटे भी नहीं बीते, यानी यूं कहें कि 15 तारीख को उन्होंने सरेंडर किया। 16 तारीख को एक खबर अखबारों में आई। वो खबर क्या थी वो सुनाते आपको मैं। वो खबर है 35 साल बाद सरेंडर करने वाली माओवादी सरगना भूपति यानी वेणुगोपाल को इस कंपनी ने दिया ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव। कौन सी कंपनी है? तो वो कंपनी है आपको
स्टील और खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड। स्टील और खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए टॉप नक्सली रहे मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल उर्फ भूपति को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का पेशकश किया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले 61 नक्सलियों को रोजगार देने का भी घोषणा किया है। और इसके अलावा इसने घोषणा किया है कि जो कोई आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको इसमें नौकरी देंगे। नौकरी देंगे ये एक सवाल है, अधिग्रहण एक दूसरा सवाल है। और यह जो कंपनी है अपनी काम को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व माओवादी विद्रोही जो अब इनसे गद्दारी करके सरेंडर किए हैं, हथियार सहित सरेंडर किए हैं, उनको लेकर के जो है चीज़ें अब वो आगे बढ़ा रहे हैं। कल तक जो आदिवासियों के हित के लिए हथियार उठा करके लड़ रहे थे इन कॉरपोरेट कंपनियों के लिए, अब ये लोग इन कॉरपोरेट कंपनियों का हथियार बन करके लड़ेंगे उन आदिवासियों के खिलाफ जिसके साथ वो कल तक थे और अब ये कॉरपोरेट कंपनियों के साथ हो गए हैं। तो ये है इन मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल का वह चेहरा जिसकी वो डींगे हाँका करते थे। परिस्थिति बदल गई है। रुपेश ने बड़ी बड़ी बातें कही है और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं। उसका असली चेहरा यही है कि अब ये कारपोरेट कंपनियों के लिए काम करेंगे, उन कारपोरेट कंपनियों के लिए काम करेंगे जिस कारपोरेट कंपनियों के खिलाफ आदिवासी वर्षों से दशकों से संघर्ष कर रही थी। जिस भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ये आदिवासी लगातार संघर्ष कर रहे थे, अब उन आदिवासियों के खिलाफ ये तथाकथित विद्रोही जो सरेंडर कर चुके हैं, सरकार इनको सम्मान करने के लिए पुनर्वापसी कह रही है। ये अब उन कॉरपोरेट कंपनियों के साथ में खड़ी होगी। तो देखा आपने बदलती हुई परिस्थिति क्या है। बदलती हुई परिस्थिति यह वही है कि कॉरपोरेट्स के साथ ये तमाम लोग खड़े हैं और कॉरपोरेट्स का गुण गाने के लिए मजबूर होंगे। अब यही इनकी क्रांतिकारिता अब है और इसी क्रांतिकारिता को लेकर के वो पूरे देश के माओवादियों को गोलबंद करेंगे और गोलबंद करके कॉरपोरेट्स के लिए काम करेंगे। जो काम वर्षों से पुलिस, सरकार, डीआरजी नहीं कर पाई, उस काम को अब ये लोग अंजाम देंगे। और इसके पहले जो मैंने बताया था आपको, किस तरह से रुपेश और वेणुगोपाल जैसे लोग जिस क्षेत्र में रहते थे उसी क्षेत्र में इनका बाल तक मकान नहीं हुआ, लेकिन उसी क्षेत्र में रहने वाले एक से एक नेता, एक से एक कार्यकर्ता, 500 से अधिक लोग मारे गए। यहाँ तक कि महासचिव तक की भी क्रूर हत्या हो गई, लेकिन इनको बाल खरोंच तक नहीं आई। लोग बताते हैं वेणुगोपाल पहले तो पूरी पार्टी को सरेंडर करना चाहते थे, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। लेकिन जब वह सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने महासचिव का हत्या करवाया। महासचिव की हत्या करवाने के बाद उनको उम्मीद थी कि वो महासचिव बनेंगे, अगले महासचिव, और उनको उम्मीद था कि जो ही महासचिव बनेंगे तो हम अनुशासन का डंडा चला करके पूरी पार्टी को सरेंडर करने के लिए मजबूर करेंगे। उसी तरीके से जिस तरह कभी विनोद मिश्र ने CPIML लिबरेशन को मजबूर किया था पूरी पार्टी को सरेंडर करने के लिए। लेकिन इसी बीच में CPIML की परंपरा को मानने वाले, क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष की बात करने वाले देव जी को CPI माओवादी ने अपना महासचिव चुन लिया और उनके नेतृत्व में उन लोगों ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। सशस्त्र संघर्ष चलाने की बात करने लगे और जितने लोगों की हत्या वो कर सकते थे इसके बाद भी, यहाँ तक कि जिन नेताओं ने बयान जारी किया था, अगर आप रुपेश के बयान को ठीक से सुनिए आप अगर, तो वो कहते हैं कि राजू और कोषा ने ही उस पत्र को लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप पार्टी के हथियार को जमा कर दीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ हम PLGA को छोड़ देंगे। उनकी हत्या अगले ही दिन हो जाती है, दोनों की एक साथ। और जब इसके बाद उन्होंने पार्टी में विभाजन करने का प्रयास किया
पत्र लिख करके, और जब विभाजन में भी सफल नहीं हो पाए तो अपने जो प्रभाव के इलाके थे वहाँ के 250 से अधिक लोगों को लेकर के उन्होंने सरेंडर किया। 61 माओवादियों के साथ भूपति या वेणुगोपाल जो है, अब भूपति कहना भी सही नहीं होगा, वेणुगोपाल जो है उन्होंने सरेंडर किया। और इन तमाम चीज़ों के बीच एक और चीज़ जो उभर के सामने आई है वो ये है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, पूरी दुनिया में माओवादी संगठन काम कर रही है। कम छोटा बड़ा क्षमतानुसार हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में सशस्त्र संघर्ष माओवादियों के नेतृत्व में चल रही है, चलाई जा रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी, अफ़गानिस्तान में भी माओवादी संगठन मौजूद है। ऐसे में जम्मू कश्मीर से एक बयान जारी हुआ है। वो बयान है जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन माओवादी द्वारा, और यह जो बयान है वो कहता है, गृह युद्ध के पथ पर समर्थन और आत्मसमर्पण नीति के खिलाफ भाकपा माओवादी के साथ एकजुटता की घोषणा। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन माओवादी दृढ़ता से और बिना शर्त भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के साथ एकजुटता व्यक्त करता है, जो दीर्घकालीन गृह युद्ध के क्रांतिकारी मार्ग के लिए निरंतर और समझौताहीन रूप से प्रतिबद्ध है। ऐसे समय में जब दुनिया भर में प्रतिक्रिया का ज्वार कस रहा है और भारत का विस्तारवादी फासीवादी उत्पीड़ित लोगों, विशेष रूप से मुसलमानों, आदिवासियों, दलितों, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के खिलाफ अपना युद्ध तेज कर रहा है, सीपीआई माओवादी मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद प्रतिरोध का एक चमकदार आकर्षण बना हुआ है। फासीवाद, सामंतवाद, दलाल पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की जंजीर से मुक्त नई लोकतांत्रिक भारत के संघर्ष में अपना सर्वस्व निछावर करने के वाले सभी क्रांतिकारी शहीदों और कार्यकर्ताओं को नमन। वर्ग संघर्ष, सशस्त्र क्रांति, द्विपक्षीय लड़ाई और लोकतंत्र पर पार्टी का समझौता न केवल दक्षिण एशिया की मुक्ति की राजनीति के लिए है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी गहरा है। हम उन संशोधनवादी समझौता और बयान और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कड़ी निंदा करते हैं, जो रणनीति आपत्ति और शांतिपूर्ण विकल्पों के मुखौटे में क्रांतिकारी गतिविधियों या प्रक्रिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पंक्तियाँ गलत निर्णय नहीं है, ये लोगों, शहीदों और मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद के साथ विश्वासघात है। कश्मीर में हम हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और भारत के पूर्वी क्षेत्र में राज्य के क्रूर दमन के बीच एक गहरी समानता देखते हैं। बस्तर से कुपवारा तक एक ही राज्य, एक ही गोली, मोदी का हिंदू फासीवाद वही, और वो कॉरपोरेट सैन्य प्रयोग भी वही, जो लोगों को लूट रहा है और प्रतिरोध को कुचल रहा है। हम सभी क्रांतिकारी छात्र, युवा और श्रम संगठनों को कहते हैं, दार्शनिक स्पष्टता बढ़ाएं, गृह युद्ध की विरासत को संरक्षित करें और सुधारवाद के सभी रूपों को उजागर करें। सीपीआई माओवादी जिंदाबाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद जिंदाबाद, आत्मसमर्पण और अतिवाद को नष्ट कर दिया जाए, श्रमिक अंतर्राष्ट्रीयतावाद जिंदाबाद, गृह युद्ध ही आज़ादी का रास्ता है। यह जो है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय छात्र महासंघ माओवादी का ये संदेश है भारत के सीपीआई माओवादी को। ये उन माओवादी को समर्पित है जो माओवादी आज देव जी के नेतृत्व में संघर्ष की पथ पर आगे बढ़े हुए हैं। भले ही लगातार गद्दारी, आत्मसमर्पण और शहादतों के बाद पार्टी ख़त्म हो गई है या कमज़ोर हो गई है, लेकिन संघर्ष ही एकमात्र रास्ता बचता है जो कि उनको न्याय दिलाएगा, आज़ादी दिलाएगा। वह गिरोह या वह गुट समूह जो कि बदलती हुई परिस्थिति और क्रांति का नए लफ्फाजी देते हुए आज वो सरकार के चरणों में नतमस्तक हो गए हैं, कारपोरेट के अब वो मुखौटे बन गए हैं, कारपोरेट के अब वो सशस्त्र बल बन गए हैं, तो निश्चित तौर पर कहना होगा कि भारत किस दिशा की ओर जा रहा है, भारत की जनता किस दिशा की ओर जा रही है। आज जब भारत की जनता को सबसे अधिक ज़रूरत था उन संघर्ष को जीवित रखने वाले लोगों की,
नेतृत्व की, तो नेतृत्व की गद्दारी चीज़ों को कहाँ ले जाए। ये पूरी परिघटना है जो आपके सामने हमने रखा है। इसमें किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो जारी किया गया है, इंदिरावती का संयंत्रकारी कौन है, इतनी सारी हत्याएं हुई है, इसके भीतर कौन है, वहाँ से लेकर के कारपोरेट घरानों के जो स्टील कंपनियां हैं, किस तरह से वेणुगोपाल को अब अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाह रहा है। पूर्व माओवादियों को जो समर्थन कर चुके हैं इन दिनों 61 वेणुगोपाल के साथ, और उसके बाद 210 या यूँ कहे 260 के लगभग 268 ये सरेंडर कर चुके हैं 17 तारीख को। तो इन सरेंडरों को उन्होंने अपने फैक्ट्री में रोजगार देने की बात भी इन्होंने किया है, और इनको अपने जो उनकी परियोजनाओं के विरोध में जो आदिवासी खड़े हो रहे हैं उसके खिलाफ इन लोगों को गोलबंद करने का प्रयास किया है। हालांकि जो सरकार है फडणवीस की, उन्होंने कहा है कि ये चाहे तो डीआरजी में जा सकते हैं, डीआरजी में नहीं सकते हैं, स्वतंत्रता उनको दे दी गई है। ये स्वतंत्रता कितनी कारगर है नहीं जानते, लेकिन एक सवाल जो सोशल मीडिया पर ही उठाया गया है वो इस प्रकार है। इन्होंने कहा है कि जिस वर्ग का संघर्ष है, अगर उस वर्ग का नेतृत्व हो तो वह संघर्ष अंत तक चलता रहता है, उसमें आत्मसमर्पण और समझौता का कोई जगह नहीं होता। लेकिन मध्य वर्ग का नेतृत्व समझौतावादी और अवसरवादी होता है। यही कारण रहा है कि भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन या सोशलिस्ट आंदोलन अब तक फेल करता रहा है। भारत का जो उत्पीड़ित वर्ग रहा है वो कभी भी नेतृत्व में आया ही नहीं, और ना ही इन लोगों ने इनको आने ही दिया। यह एक बड़ी बात का उन्होंने है जो सोशल मीडिया पर ही चल रहा है, लोगों बता रहे हैं, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं कि शोषित वर्ग जिसकी लड़ाई है उसी वर्ग को लड़ाई का नेतृत्व करना चाहिए। माओवादी इस संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इसके केंद्रीय कमेटी के अंदर में बहुमत या 90% ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो कि शोषित तबके से आते हैं और वास्तव में वो संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही कारण है कि ब्राह्मण जो परिवार से आते थे, ये अवसरवादी एक सीमा तक आने के बाद आगे संघर्ष चलाने से इनकार कर दिए, गद्दारी कर गए, सरेंडर कर लिए, और बदली हुई परिस्थिति का हवाला देकर उन ही लोगों पर हमलावर हो गए जो किसी के साथ कभी वो रहा करते थे। लेकिन यह एक अच्छी बात है, सीपीआई माओवादी के नेतृत्व में आज जो देव जी के नेतृत्व है वह शोषित तबका के हैं, और वह संघर्ष को उम्मीद है कि अंत तक चला पाएंगे। ऐसा कई सारी संभावनाएं सोशल मीडिया पर लोग व्यक्त कर रहे हैं। जो भी है और जैसा भी है, आने वाला समय जो चुनौतीपूर्ण है इस देश की जनता के लिए भी, इस देश के शासक वर्ग के लिए भी, और इस देश के तमाम संस्थानों के लिए भी। देखते हैं क्या होता है। आप चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।